हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम DSSB जनरल पेपर अर्थमेटिक एबिलिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 5 डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम 1 to 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में ही 11th क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन इज एक्स टुक अ लोन फ्रॉम अ बैंक फॉर ₹15,000 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच वॉज द सेम एज द पीरियड ऑफ द लोन। If the interest paid at the end of the period was ₹18,150, then what was the rate of interest? इस क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट के अमाउंट गिवन है और आपको यहाँ एक कंडीशन कह रहा है दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू इक्वल है आपको टाइम की। तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को ज़रूरी नहीं है किसी शॉर्टकट मेथड से करने के लिए, आप डायरेक्ट इसमें ट्रेडिशनल मेथड अप्लाई करके भी कर सकते हैं, वहाँ भी कैलकुलेशन बहुत ईजी होएगी। ठीक है, अब फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब यहाँ से आप एक एक वैल्यू यहाँ पे पुट ना करके शॉर्ट में कर लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट के नीचे प्रिंसिपल आ जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू हमें क्या दे रखी है 18,150। यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, प्रिंसिपल नीचे आ जाएगा, दैट इज़ 15,000 इज इक्वल टू ROT की वैल्यू सेम है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो दोनों को R2 हम यहाँ पे R लिख के R2 बोल सकते हैं। कैलकुलेट करते हैं, 3 0 से 3 जीरोस कैंसिल आउट, 15 इंटू 1 230 एंड 1 to 1। R2 की वैल्यू 1 to 1 आ गई, दैट मीन्स R की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 11। नेगेटिव वैल्यू हम टेक नहीं करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे जो R परसेंटेज की वैल्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है दैट इज़ 11%। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर C हमारा क्या आ चुका है, करेक्ट आंसर। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बस यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या गड़बड़ कर देंगे, वो ये सोचेंगे कि अगर यहाँ पे प्रिंसिपल 15,000 है तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू से ज़्यादा क्यों दे रखी है। यहाँ पे कन्फर्मली ये क्या होगा, अमाउंट होगा तो सब्ट्रैक्ट करके क्या करेंगे, इसको इंटरेस्ट मान लेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो वैल्यू है 18,150 जो कि मोर देन प्रिंसिपल दे रखी है, वो एज अ इंटरेस्ट ही दे रखी है। तो इस चीज़ को लेके कन्फ्यूज मत होना। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट 12th क्वेश्चन। A bike can cover a distance of 120 meters in 5 seconds. By how much should it increase its speed to match the speed of the car that can cover a distance of 360 kilometers in 3 hours? ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप डायरेक्ट ट्रेडिशनल मेथड से कर लीजिए। यहाँ पे आपके पास बाइक के लिए गिवन है, यहाँ कार के लिए गिवन है। यहाँ से आपको स्पीड फाइंड आउट करना है, तो आप डिस्टेंस बाय टाइम का फॉर्मूला लगाइए, 120/5, बट ये मीटर पर सेकंड में गिवन है। यहाँ पे जो आपको वैल्यूज़ गिवन है 360/3, ये आपको किलोमीटर आवर में गिवन है। तो यहाँ से आप कम से ज़्यादा में जाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 18/5 लिखेंगे। अब 18/5 आ रहा है, 18 भी कट नहीं हो रहा है, यहाँ से 5 कट होगा। यहाँ से 5/18 आ रहा है, 18 से 18 कट हो रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं सूटेबल लगेगा कि मैं इसको क्या करूँगी, 5/18 करके दोनों यूनिट्स को सेम बना लूँगी। 5/18 से मल्टीप्लाई करते ही ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, और ये ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में दे रखा है। तो कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे आपके पास स्पीड आ चुकी है दैट इज़ 24 मीटर पर सेकंड। दैट मीन्स बाइक की स्पीड आ गई 24 मीटर पर सेकंड। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास ये आ गया 100/3 विच इज़ इक्वल टू 33.3। तो आपके पास यहाँ पे ये वैल्यू आ चुकी है कार के लिए भी स्पीड की 33.3 मीटर पर सेकंड। ओके, अब हमें ये बताना था कि ये अपनी स्पीड को कितना ज़्यादा कर ले कि वो उसके साथ क्या कर ले, मैच कर ले। तो कितना ज़्यादा करेगा, इसकी वैल्यू कितनी इससे कम है, तो हमारी वैल्यू यहाँ पे कितनी कम है, दैट इज़ 9.3। ओरिजिनल वैल्यू 24 इंटू 100। अब तो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करके हमारा जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 38.88। अब ऑप्शन में ऐसा मैच नहीं कर रहा है, रीज़न क्या है, ये 5 से ग्रेटर वैल्यू होता है, यहाँ पे 1 यूनिट इंक्रीज़ हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 3.89। यहाँ भी 8888 ऐसे मानते चलेंगे तो वो 38.89 के साथ मैच करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, होप आप सबको 12th क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट 13th क्वेश्चन। यहाँ मैं आपके साथ एक बार डिस्कस करना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप DSSB TGT इंग्लिश का जनरल पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो उसके जो क्वेश्चंस है वो इंग्लिश के लिए ही बने हैं। वो क्वेश्चंस हिंदी या मैथ्स या TGT PGT PRT लेवल में नहीं आ सकते हैं। जनरल पेपर के लिए इस टाइप की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। PRT के लिए हो सकती है कि हाँ ठीक है, अप टू 8th होता है, 9th होता है, बट 10th तक भी आ जाता है। TGT के लिए क्या होता है, 12th होता है, बट उसमें ग्रेजुएशन लेवल का भी आ जाता है। PGT में क्या होता है, TGT PGT लेवल का भी आ जाता है, उसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पैनिक नहीं करना है और ये चीज़ माइंड में मिसकंसेप्शन नहीं बनाना है कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस TGT मैथ्स के लिए वो PGT में नहीं आ सकते, या फिर कोई क्वेश्चंस आपके पास PGT मैथ्स के लिए हैं तो वो TGT के लिए बने ही नहीं है, वो हाई लेवल के हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
जनरल पेपर के लिए इस टाइप का कोई भी रूल्स रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो इसीलिए कहीं से भी आपको कोई भी जनरल पेपर के लिए क्वेश्चंस मिलते हैं तो उन्हें ज़रूर कीजिए। सारे क्वेश्चंस ही आपके किसी भी स्ट्रीम के लिए, किसी भी लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मेरे पास एक क्वेरी आ रही थी बार बार कि DSSB PGT मैथ्स के ही पेपर सॉल्व करवाइए। हाँ, मैं ऑलरेडी मैंने 4-5 पेपर्स डिस्कस कराया, आज हम 5th पेपर डिस्कस कर रहे हैं। उसमें एक पेपर ऐसा है जो कि मैंने PGT मैथ्स लेवल का भी डिस्कस करवाया था। वो कौन सा पेपर है मुझे ध्यान नहीं, एग्जैक्ट 3rd था या 4th था, तो आप देखेंगे तो वहाँ की भी मैंने डिस्कस करवाया। ये जो पेपर है ये PGT इंग्लिश लेवल का क्वेश्चन है, PGT इंग्लिश का है। तो इसीलिए कुछ भी ऐसा आपको पैनिक करने की नीड नहीं है। जहाँ से जो क्वेश्चन मिल रहे हैं बस क्वेश्चन कीजिए, अपनी रिवीजन कीजिए, रिवाइज कीजिए और अपने कंसेप्ट को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट 13th क्वेश्चन। क्वेश्चन इज कार X is 50% faster than car Y and the car Y is 50% faster than car Z. If Z can cover 200 kilometers in 2.5 hours, then how much distance can X cover in 3.5 hours? देखो यहाँ जो आपको 13th क्वेश्चन है, यहाँ पे जो स्पीड है कार X की स्पीड Y पे डिपेंड कर रही है, Y की Z पे डिपेंड कर रही है, और Z की जो वैल्यू है स्पीड की वो डायरेक्ट गिवन ना देके डिस्टेंस और टाइम गिवन है, वहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब क्या करते हैं, पहले वही फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद देखेंगे सेकंड कंडीशन में क्या गिवन है। देखो दोबारा बता रही हूँ, एक्स की स्पीड की वैल्यू वाई पे डिपेंड करी और वाई की वैल्यू क्या है जेड पे डिपेंड करी है, और जेड के लिए आपको डिस्टेंस भी गिवन है, टाइम भी गिवन है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, स्पीड निकालेंगे। तो स्पीड फॉर दी जेड फाइंड आउट कर लेते हैं। डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इज 200 किलोमीटर्स एंड टाइम इज 2.5 है, तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, दैट मीन्स 80 किलोमीटर पर आवर आपके पास क्या आ चुका है, स्पीड फॉर दी जेड का आ चुका है। ठीक है, अब वो कह रहा था जो y की जो स्पीड है वो z से क्या है 50% फास्टर है। तो स्पीड ऑफ दी अगर कार y की बात करेंगे हम, 80 का 50% क्या होता है, 40 होता है। 80 + 40 विल बी इक्वल टू 120। ठीक है, सेम ऐसे कार x, ये भी क्या था, y से 50% फास्टर था, तो 120 का 50% क्या होता है, 50% मतलब हाफ, क्या होता है 60। तो फास्टर है यानी ज़्यादा है, तो 120 में 60 ऐड करेंगे तो आपके पास इसकी स्पीड कितनी आ गई, 180। ठीक है, अब कार एक्स वाई जेड तीनों की स्पीड आ चुकी है। क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मच डिस्टेंस कैन एक्स कवर, एक्स कितना डिस्टेंस कवर करेगा, टाइम 3.5 आवर में। अब हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब हमारे पास स्पीड भी गिवन है कार एक्स की, टाइम आपको दे रखा है 3.5, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकलेगा, स्पीड को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं टाइम के साथ, दैट इज 3.5, यहाँ पे कट करवाएंगे, कैंसिल आउट हो गया। 3.5 यानी 35 बन गया। 35 को जब आप 18 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 630 किलोमीटर्स। और ऑप्शन नंबर कहाँ पे मैच कर रहा है, दैट इज ए, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यहाँ पे 50% मैथमेटिकली सॉल्व करके टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा। 50% तो डायरेक्ट वैल्यू होती है, कोई भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है उसका आधा कर दीजिए, 50% हो गया। फिर उसमें फास्टर की बात करें यानी ज़्यादा की बात करें तो 50% की वैल्यू उसमें क्या कर दो, एड ऑन कर दो, तो नेक्स्ट की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट 14th क्वेश्चन। There are 960 people stranded in a forest for rescue. The Air Force put 2 helicopters of capacity 48 seats and the 60 seats. After doing 5.6 rounds respectively, they were grounded. A third helicopter having capacity of 72 seats was introduced to complete the job. How many rounds will the third helicopter have to undertake? देखो इस 14th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टोटल कितने पीपल है, 960 पीपल है जिन्हें रेस्क्यू करना है। 2 हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, फर्स्ट हेलीकॉप्टर, सेकंड हेलीकॉप्टर। फर्स्ट हेलीकॉप्टर एक बारी में 48 बिठा सकता है यानी 48 सीट्स है, और ये 60। अगर एक बारी में 48 बिठा रहा है और टोटल 5 राउंड ले रहा है, और सेम ऐसे ये एक बारी में 60 बिठा रहा है और टोटल 6 राउंड्स ले रहा है, तो ये कितने यहाँ पे लोगों को लेके जा सकता है, हमें वो चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास ये क्या हो गया, 360 आ गया। यहाँ क्या आएगा, 8 5 द 40, 0 5 4 द 20, दैट इज़ 240। दैट मीन्स टोटल कितने लोग वो लेके जा चुके हैं 5 और 6 राउंड्स में, 3 5 यहाँ पे उन्होंने ले लिए 600। ठीक है, होप यहाँ तक आप सबको बातें क्लियर हो गई होगी कि टोटल पीपल यहाँ पे कितने जा चुके हैं, अब 600। अब फर्स्ट और सेकंड क्या हो गए, ग्राउंडेड हो गए, ये दोनों वर्क नहीं कर रहे, दोनों चले गए। एक और हेलीकॉप्टर आ रहा है, दैट वन इज़ द थर्ड वन। अब इसमें कितनी कैपेसिटी है, दैट इज़ 72 की, बट ये राउंड कितने ले रहा है वो हमें गिवन नहीं है। अभी लेके कितने पीपल जाएगा, 960। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, सॉरी 600, 600 तो जा चुके हैं ना, टोटल 960 थे, तो कितने बच गए, 360 लेके जाने हैं। तो कैसे बचेगा, 360 में से आप क्या करेंगे, 72 को डिवाइड करवा दीजिए, 1 0 2 और 5, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5 राउंड्स। दैट मीन्स थर्ड हेलीकॉप्टर जिसकी कैपेसिटी 72 सीट्स है, वो कितने राउंड ऐसे लेगा कि वो जितने भी रिमेनिंग यानी कि जितने भी लोग बच गए हैं उन सबको रेस्क्यू कर लेगा। तो उसको टोटल कितने राउंड्स लगेंगे, 5 राउंड्स। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है करेक्ट आंसर।
क्लियर? बिल्कुल ही कुछ भी देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या ट्रिक लगाओगे आप, ये तो सिंपल ही आपके पास मैथमेटिकली सॉल्व कर लीजिए आप, कोई भी ट्रिक शॉर्टकट की नीड ही नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, ठीक है? तो देखते हैं नेक्स्ट 15th क्वेश्चन। A, B, C can alone do a task in 75, 150 and the 125 days respectively. A and B together work for the 30 days and leave the work incomplete. C resumes it and finish it alone. How many days did C take to finish it? देखो, इस क्वेश्चन को भी बहुत सिंपली वे में हम कर सकते हैं। 15th क्वेश्चन कह रहा है A, B, C इनके हमें बता रहा है कि एक वर्क को कितने कितने डेज में कंप्लीट करता है। ये 75, ये 150 एंड ये वाला 125 डेज़ में वर्क को क्या करें, कंप्लीट करें, ठीक है? अब इन दोनों ने मिलके कितने वर्क काम करा, 30 डेज़ वर्क करा और ये काम छोड़ के चले गए, फिर सी आता है उस वर्क को कंप्लीट करता है। अब इन्होंने 30 डेज़ वर्क करा, कितना काम कंप्लीट करा वो तो हमें पता ही नहीं है, टोटल था कितना वो भी नहीं पता, तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? मैंने आपको ट्रिक बताई थी चैप्टर में, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तीनों का एलसीएम आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 750। अब एलसीएम कैसे आया, ये आप यहाँ पे कौन सा मेथड लगाएंगे, ट्रेडिशनल लगाएंगे या शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, जो कि मैंने 2 ट्रिक्स आपको एलसीएम के प्लेलिस्ट में बता रखी है, वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं अगर नहीं पता आपको, या फिर आप ट्रेडिशनल मेथड लगा के ये अपना टाइम वेस्ट कर लीजिए, वो सब आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? ये कैसे आया 750 विद द ट्रिक विद इन 5 सेकेंड्स, वो चीज़ आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ओके, अब ये आ गया हमारे पास 750। अब ये 750 जो एलसीएम आता है ये होता क्या है, ये टोटल वर्क होता है। एफिशिएंसीज कैसे निकलेगी, 75 को किससे मल्टीप्लाई करवाए, 750 हो गया तो ये 10 से करवाया होगा, यहाँ पे क्या करवाया होगा 5 से मल्टीप्लाई और इधर 6 से मल्टीप्लाई। तो ये जो 10, 5, 6 आई है ये क्या है, एफिशिएंसीज आई है रिस्पेक्टिवली ऑफ ए, बी एंड सी, ठीक है? अब ए और बी ने कितने डेज काम करा, 30 डेज, बट इनकी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 15। ए प्लस बी की बात कर रहे हैं, इनकी एफिशिएंसी है 50, इन्होंने वर्क करा है 30 डेज, तो यानी इन्होंने कितना वर्क कंप्लीट कर लिया, दैट इज़ 450। ये मल्टीप्लाई कैसे करा, मैं दोबारा आपको बता रही हूँ, एक फॉर्मूला था जो कि हम अप्लाई कर रहे थे, दैट इज़ टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज। यहाँ पे डेज गिवन है 30, एफिशिएंसी गिवन है, तो टोटल वर्क निकाल लिया आपने यहाँ पे, दैट इज़ 450, ठीक है? तो 450 वर्क क्या हो चुका है, ऑलरेडी डन हो चुका है। तो रिमेनिंग वर्क कितना है, 750 था, 450 चला गया, तो रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, 300। अब इस 300 वर्क को कौन कंप्लीट करेगा, इस वर्क को सी कंप्लीट करेगा। अब सी जो कंप्लीट करेगा उसकी एफिशिएंसी क्या है, 6, तो यहीं पर फॉर्मूला लगेगा आपके पास। देखो टोटल वर्क कितना आपके पास रह गया, 300, एफिशिएंसी क्या है 6, जब डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास डेज आ जाएंगे, तो डिवाइड करवाइए, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, तो यहाँ पे डे आ गया 50, तो यानी कि 50 डेज में सी जो है उस रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट कर देगा, ठीक है? होप आप सबको 15th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट 16th क्वेश्चन। Question is, a cylinder of volume 1728 cubic centimeter and radius 12 centimeter is melted to form a cube. Find the find the side of the cube. ये तो बहुत ही छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया एक तरीके से, हमने 6, 7, 8 में इस टाइप के क्वेश्चंस करें, तो देखो कैसे होगा कि अब हमें जब भी कोई ऐसी बात बोल रहा हो कि मेल्ट जो करा जाएगा वो कंप्लीट शेप को मेल्ट करा जाता है, और जब भी ऐसी बात आ जाए तो हमेशा वॉल्यूम की बात करते हैं। तो सिलेंडर को मेल्ट करके हमें क्या बनाया गया, हमने क्या बनाया, क्यूब बनाया है, ठीक है? तो वॉल्यूम भी किसका लगेगा, सिलेंडर का और क्यूब का। तो सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h, और क्यूब का अगर मैं साइड ए ले लेती हूँ तो इसकी क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब। πr²h की वैल्यू दे रखी है 1728, और यहाँ से हमारे पास आ गया ए क्यूब। वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे 1728 हमारे पास 12 का क्यूब होता है, और ये आ गया ए क्यूब, ए की वैल्यू आपके पास आ गई 12। दैट मीन्स जो क्यूब की साइड आ गई है वो आपके पास आ गई है 12 सेंटीमीटर, यस 12 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास क्या आ गया, करेक्ट आंसर। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, देखो अगर रेडियस भी दे रखा है, मैं यहाँ रेडियस की वैल्यू भी यहाँ पे पुट करती हूँ और फिर इसको सॉल्व करती हूँ तब हो जाएगा, नहीं ऐसा भी कुछ भी नहीं है। यहाँ से हमारे पास क्या आ चुका है, 12 सेंटीमीटर साइड ऑफ द क्यूब आ चुका है, ठीक है? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन। अ वाटर टैंक इज 50 मीटर लॉन्ग, 40 मीटर वाइड, इट कैन कंटेन वाटर अप टू द डेप्थ ऑफ 20 मीटर, द वाटर इज हाफ फिल्ड, ये कंडीशन ध्यान से सुनना, द वाटर इज हाफ फिल्ड इन द टैंक विद 1 पाइप, then the filled water was emptied to half of the filled capacity using the another pipe, find the area of the wet surface। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस यहाँ पे एक ही कंडीशन है, वो जो सेकंड लाइन आपको दे रखी है ना हाफ फील्ड वाली, अगर उस कंडीशन को समझ लिया तो आंसर आपका कुछ सेकंड्स में ही आ जाएगा। तो पहले उस कंडीशन को ही समझाती हूँ मैं कैसे होगा वो चीज़। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, एक टैंक है, मैंने इसको टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है? यहाँ तक का टैंक है, 1
1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, ये टैंक है। 4 पार्ट्स में मैंने इसे डिवाइड करा है। कह रहा है वाटर इज फिल्ड इन द टैंक विद 1 पाइप। फर्स्ट पाइप से क्या करा जा रहा है, वाटर को हाफ फिल्ड करा जा रहा है, यानी कि इतना फिल करा जा रहा है फर्स्ट पाइप से। टोटल 4 पार्ट थे, उसमें से उसने हाफ पार्ट यानी कि 2 पार्ट्स तक उसने फर्स्ट पाइप ने फिल कर दिया, ठीक है। फिर कह रहा है देन द फिल्ड वाटर, अब फिल्ड वाटर कितना है, इतना है, इसका कोई रोल नहीं है, अब ये फिल्ड वाटर है। देन द फिल्ड वाटर वॉज एम्प्टीड टू हाफ ऑफ द फिल्ड कैपेसिटी। ये जो फिल्ड वाटर है ना, वो सेकेंड पाइप के द्वारा क्या करा जाता है, हाफ एम्प्टी करा जाता है, यानी कि इतना खाली कर दिया गया। तो बचा कौन सा पोर्शन, नीचे 1 वाला पोर्शन बचा कि नहीं बचा। कैसे अब समझना है, टोटल 4 पार्ट्स से ऊपर 3 के पार्ट्स क्या कर दिए गए, खाली कर दिए गए, सिर्फ एक पार्ट बचा। तो 1/4 पार्ट आपके पास क्या बच गया, रिमेनिंग बच गया। किसका 1/4 पार्ट, टोटल टैंक का, टोटल की पूरी टैंक की पूरी डेप्थ का। तो 1/4 ऑफ दी डेप्थ, और डेप्थ आपको क्या गिवन थी, 20। तो 1/4 इंटू 20, तो आपके पास यहाँ पे आ चुका है 5 मीटर। कहने का मतलब ये है, जो ये वाटर आपके पास है यहाँ पे इतने एरिया में जो वाटर है, ये कितना मीटर है, 5 मीटर। आई थिंक आप सबको 5 मीटर वाली बात क्लियर हो गई होगी कि ये 5 मीटर जो ये हाइट है, डेप्थ है, वो सिर्फ इतनी है, ठीक है। ये कितना है आपके पास, 5। अब इस क्वेश्चन में आपको एल भी गिवन है, बी भी गिवन है, और एच आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं वेट सरफेस का। अब वेट एरिया तो इतना ही है, अभी इतने से एरिया के लिए आपके पास एल गिवन है 50 मीटर, एल तो वही रहेगा। बी आपके पास गिवन है 40 मीटर। हाइट में चेंज आ जाएगा, हाइट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 था, बट कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके पास क्या आया, 5 मीटर। अब क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा वेट सरफेस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए। देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे आपके पास 4 वॉल्स हैं, 4 वॉल्स तक तो गीला हो रहा है तभी तो पानी होल्ड कर रहा है, बॉटम है तभी तो पानी वहाँ पे होल्ड कर रहा है, बट ऊपर का नहीं है एरिया। तो हमारे पास टोटल 5 वॉल्स का एरिया ऊपर का नहीं है। जब भी ऐसी बात होती है तो हम वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, कर्ड सरफेस एरिया। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, ऊपर का नहीं है, दैट मीन्स एक एल बी नहीं है तो सिर्फ एक एल बी लगेगा, 2 बी एच लगते हैं और 2 एच एल लगते हैं। तो 2 एच हम कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास यहाँ पे क्या आया, एल प्लस बी आया। याद रखना टोटल 4 वॉल्स है, 4 वॉल्स के लिए 2 एच एल 2 एच बी आपके पास आ चुका है। बॉटम के लिए एल बी आ चुका है, ऊपर की साइड नहीं है तो इसलिए सिंगल एल बी आएगा। जस्ट अब वैल्यूज पुट कीजिए और अपना आंसर फाइंड आउट कर लीजिए। एल बी मल्टीप्लाई करवाइए तो आपके पास यहाँ गया 2000 प्लस 2h, h इज़ 5 दैट इज़ 10, l प्लस b दैट इज़ 90, ये आ गया 900 और यहाँ पे आ गया 2000, दैट मीन्स 2900 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास क्या आ चुका है, आंसर ऑफ द 17th क्वेश्चन। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 18। होप आप सबको 17th क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बस इसमें यही चीज़ समझने की थी, अगर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है तो आप अपना आंसर डेफिनेटली फाइंड आउट कर लेंगे। बट 5 की जगह अगर 20 यूज़ कर रहे हैं बार बार तो क्वेश्चन बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होने वाला है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट 18th क्वेश्चन। Question is, the pie chart shows the enrollment of the student across different schools in a city for an entrance test. The total number of students enrolled was 800. If the success rate for the school PQRS was 80, 90 and 90, 100 respectively, then how much students were successful? देखो टोटल स्टूडेंट्स जो है एनरोल्ड हुए दैट इज़ 800। सक्सेस रेट आपको रिस्पेक्टिवली स्कूल्स का गिवन है PQRS का 80, 90, 90 एंड 100%। हमें सक्सेसफुल बताना है कि कितने स्टूडेंट हुए। अब टोटल एनरोल्ड स्टूडेंट दे रखे हैं और रिस्पेक्टिव स्कूल्स की आपको परसेंटेज बता रखा है कि किस स्कूल में कितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड हुए हैं। तो वही चीज़ पहले फाइंड आउट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 18 स्टूडेंट्स हैं। स्कूल कौन कौन से हैं, पी क्यू आर एंड एस। पी में कितने परसेंट है एनरोल्ड हुए, दैट इज़ 30%, क्यू में 20%, देन 35% एंड देन 15%, ठीक है। अब ये जो 30, 20, 35, 15 दे रखा है, किसका दे रखा है, ये टोटल एनरोल का, दैट मीन्स ये आपको दे रखा है 800 का। तो ऐसे करके आप सबका PQRS का क्या कर सकते हैं, परसेंटेज से एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितने एनरोल्ड हुए, 140, हेयर 160, हेयर 280 एंड 120। चेकआउट कर लीजिए क्या 800 हो रहा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, यस 800 हो रहा है। तो ये टोटल स्टूडेंट्स एनरोल्ड हुए हैं इन द स्कूल PQRS। अब सक्सेस रेट की बात करें, अब सक्सेस रेट जो निकलेगा वो किसका निकलेगा, जितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड हुए हैं उन्हीं का। तो जो आई नहीं है, जिनका एनरोलमेंट ही नहीं हुआ है, वो कैसे सक्सेस हो जाएंगे। तो पी स्कूल में 240 एनरोल्ड हुए हैं और उनका सक्सेस रेट आपके पास गिवन है 80%।
तो एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकलेगी? अब 80% किसका होगा, 800 का या 240 का? 240 का होगा, क्योंकि ये जो सक्सेस रेट है किसका है, एनरोल्ड स्टूडेंट का फॉर द रिस्पेक्टिव स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे ऑफ 240 और सेम ऐसे ही क्या करेंगे, इन चारों के लिए हम परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे आपको वैल्यूज गिवन है 80%, 90%, 90% एंड हेयर 100%। 100% ऑफ 120, 90% ऑफ 280, 90% ऑफ 160 एंड 80% ऑफ 240। तो आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएगी 192, 144, 252 एंड 120। टोटल कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 708। तो कितने स्टूडेंट्स हैं जो सक्सेस हुए, दैट इज़ 708। अगर पर्टिकुलर स्कूल का पूछता कि क्यू स्कूल में कितने हुए सक्सेस, तो 144। पूछता कि आर और एस में कितने हुए, तब 252 और 122 को आप क्या कर 120 को क्या करवा लेते, ऐड करवा लेते। जैसे भी क्वेश्चन में पूछा जाता वैसे सॉल्व कर लेते। अब ये जो मेन पॉइंट जो था ना, ये ब्लैक पोर्शन वाला था, समझने के लिए कि किसका परसेंटेज निकालना है। वो चीज़ अगर क्लियर हो जाती है उसके बाद तो एडिशन नहीं है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट 19th क्वेश्चन. Question is, the histogram shows a unit sold in thousands by a company in different years. The sale price for the 2015 was rupees 1000 per unit. It increases by rupees 100 every year. What is the total sales for the year 2019? पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। जो यूनिट्स की बात कर रहा है क्वेश्चन में, जो हमें यूनिट्स बोल रहा है वो थाउजेंड्स में, ये चीज़ सबसे पहली चीज़ है जो कि माइंड में रखनी है। उसके बाद कह रहा है सेल प्राइस फॉर द 2015 वन यूनिट इज़ रुपीज़ 1000। फिर कह रहा है कि हर साल बढ़ जाता है, कितना कितना बढ़ रहा है हमारे पास यहाँ पे 100 रुपीज़ बढ़ रहा है। हमें कौन से साल का निकालना है, 2019 का। तो कितने ईयर्स हो गए, 4 ईयर्स हो गए। तो हर साल अगर 100 इंक्रीज़ करेगा तो 4 ईयर्स में कितना इंक्रीज़ करेगा, 400। तो दैट मीन्स 2019 में 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1400। बट ये तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, बट 2019 में टोटल यूनिट्स कितने गिवन है वो आपको पाई चार्ट हिस्टोग्राम में जाके पता लगेगा। वहाँ पे आपको गिवन है 70। अब 70 यूनिट्स नहीं लिखना, 70 को मल्टीप्लाई नहीं करवाना। ये चीज़ भी आपको गिवन थी कि एक यूनिट 1000 के इक्वल है, तो 70 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा, 70,000 यूनिट्स के। तो मल्टीप्लाई करवा लीजिएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 98 मिलियन। और अगर इंडियन यूनिट्स में आएगी बात तो 9.8 करोड़ आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट 20th क्वेश्चन. Question is, the bar graph shows the amount in rupees invested in raw materials and the value of the finished goods for the given years. The average value of the finished goods was how much % greater than the average value of the raw materials in all the years. देखो, अब इन्वेस्टेड का भी हमें यहाँ पे अमाउंट गिवन है और जब फिनिश्ड गुड होता है उसका भी हमें वैल्यू गिवन है। तो अब बताना है कि जो फिनिश्ड गुड की वैल्यू है वो जो रॉ मटेरियल वाली वैल्यूज़ हैं उनसे कितनी ज़्यादा है, और ये हमें सभी ईयर्स का बताना है। तो क्या करेंगे, टोटल करके फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आपको क्या ही ट्रिक बताऊँ, जो हमने प्रीवियस 3 क्वेश्चन 18, 19, 20 3 क्वेश्चन में क्या ही ट्रिक होगी। ये क्वेश्चन तो ट्रेडिशनल मेथड से ही सॉल्व होंगे, तो इसलिए इनको ट्रेडिशनल मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले रॉ मटेरियल की बात करें, रॉ मटेरियल की वैल्यूज़ फॉर द फर्स्ट 4800, नेक्स्ट 1800, नेक्स्ट 2100, 3900 एंड नेक्स्ट वन इज़ 6900। एड ऑन करवा के हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 19,500। ये रॉ मटेरियल की है। सेम ऐसे ही फिनिश्ड गुड्स की जब आप वैल्यू निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू 26,000। अब ये वैल्यू से कितनी ज़्यादा है, ये वैल्यू ज़्यादा है हमारे पास 6500। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 19,500 लिखेंगे और फिर क्या निकालेंगे यहाँ से परसेंटेज। 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगी और ये 65 × 3 होता है यहाँ पे, ठीक है ना। 10 यहाँ आ गया ये 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 33.3333% आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर। दैट मीन्स जो ऑप्शन नंबर है वो डी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ओके, अब पूरा क्वेश्चन पेपर 5th हमारा सॉल्व हो चुका है। 1 to 10 क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे, 11 to 20 क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। होप आप सबको 20 के 20 क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आने वाली और भी वीडियोस से बेनिफिट अगर आप उठाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी टाइप के प्रीवियस ईयर पेपर के साथ या किसी टाइप के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।